वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। और जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम हाइपरटेंशन की बात कर रहे थे और उसके टाइप्स हमें देखने थे। आज हम देखेंगे हाइपरटेंशन के टाइप्स प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी टाइप्स होते हैं यानी प्राइमरी टाइप ऑफ हाइपरटेंशन होते हैं, इनमें नो डेफिनिट मेडिकल कॉज, यानी कि हमें एक एग्जैक्ट कॉज नहीं पता होता हाइपरटेंशन का। और ये 95% पॉपुलेशन इस चीज़ से सफ़र कर रही है, प्राइमरी हाइपरटेंशन से, जिसका नो क्योर यानी कोई क्योर नहीं है, केवल हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। और इसे असेंशियल हाइपरटेंशन भी बोला जाता है। डेवलप ओवर मैनी ईयर्स ग्रेजुअली, ये धीरे धीरे हमारी बॉडी में डेवलप होती है कंडीशन और ओवर द टाइम होती है। ओके, ड्यू टू द नॉन स्पेसिफिक लाइफ स्टाइल, ज़्यादातर माना गया है कि हमारी नॉन स्पेसिफिक लाइफ स्टाइल की वजह से और जेनेटिक फैक्टर की वजह से प्राइमरी हाइपरटेंशन हो सकता है। अगर हम बात करें जैसे कि नॉन स्पेसिफिक लाइफ स्टाइल, लाइक बहुत ज़्यादा अल्कोहल इनटेक है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, सॉल्ट इनटेक बहुत ज़्यादा है, हमारे जो वेरिएशन इन रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम यानी रास सिस्टम में वेरिएशन आना, ये सब फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सेकेंडरी हाइपरटेंशन की बात करें तो ये कॉम्प्लिकेशंस होती हैं अदर डिसीज़ की वजह से, मतलब कुछ हम कह सकते हैं बॉडी में अदर डिसीजेस हैं, उनकी वजह से हमारे ये ब्लड प्रेशर पे इफ़ेक्ट आया है, यानी ब्लड प्रेशर चेंज हुआ है। जैसे कि कोसिंग सिंड्रोम, ओवर प्रोडक्शन ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का ओवर प्रोडक्शन होता है जैसे कि कोसिंग सिंड्रोम के टाइम पे, तो ये क्या करते हैं, हमारे सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं, यानी कि स्टिमुलेट द सोडियम रीअब्जॉर्प्शन यानी जो सोडियम हमारे यूरिन के थ्रू बाहर आ रहा था, वो दोबारा रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड में चला गया। और हमें पता है जहाँ हमारा सोडियम जाता है पीछे पीछे वाटर भी जाता है, और जब हमारा वाटर और सोडियम हमारे ब्लड में बढ़ेंगे तो क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। ओके, इसी तरीके से इन्हांस द वैस्कुलर सेंसिटिविटी टू कैटेकोलामाइंस एंड एंजियोटेंसिन 2, यानी अब ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या कर रहा है, वैस्कुलर सेंसिटिव ब्लड वेसल्स की सेंसिटिविटी को बढ़ा रहा है टुवर्ड्स द कैटेकोलामाइंस की तरफ और एंजियोटेंसिन 2 की तरफ, जो क्या करते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का ही काम करते हैं। ओके, ऐसे हाइपरथायरॉयडिज्म यानी किसी का जो आयोडीन लेवल है वो बढ़ गया है, यानी थायराइड हार्मोन बढ़ गया है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, आयोडीन नहीं सॉरी थायराइड हार्मोन बढ़ जाता है तो हाइपरथायरॉयडिज्म कंडीशन कहलाती है। इससे क्या होता है, पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज से भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, डिक्रीज डोपामिनर्जिक एक्टिविटीज़, जो डोपामिनर्जिक एक्टिविटीज़ हैं वो कम हो जाती हैं, इम्पेयर्ड लिपिड मेटाबॉलिज्म होने की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ओके, इसी तरीके से किडनी इम्पेयरमेंट, अगर हमारी किडनी ख़राब हो जाती है, किडनी में प्रॉब्लम होती है तो रीनल हाइपरटेंशन कहा जाता है। अगर रीनल यानी किडनी में डिफेक्ट होने की वजह से हाइपरटेंशन हो तो उसे रीनल हाइपरटेंशन बोलते हैं। ओके, रीनल आर्टरी गेट नैरो, जब रीनल आर्टरी हैं वो नैरो हो जाती हैं और वो क्या करते हैं, हॉर्मोन्स रिलीज़ करती हैं जो कि कार्डिक आउटपुट को बढ़ाने का काम करते हैं। इस तरीके से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ओके, इसी तरीके से प्रेगनेंसी वाली कंडीशन में भी क्या होता है, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन बोला जाता है। जब प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाए उसे जेस्टेशनल हाइपरटेंशन बोलते हैं, जो कि 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में यानी 5 मंथ के आसपास स्टार्ट होता है, और ये जब चाइल्ड बर्थ होता है उसके बाद मतलब ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, कई बार ये कंटिन्यू रहती है। ओके, इसी तरीके से ये फियोक्रोमोसाइटोमा एक कंडीशन है, कैंसर ऑफ एड्रिनल मेडुला, यानी हमारे एड्रिनल मेडुला यानी किडनी पे जो मिडल लेयर होती है वो क्या हो जाती है, उसमें कैंसर होने की वजह से सेल साइज़ बढ़ता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, तो इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्मोन रिलीज़ होगा और वो हमारे ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। ओके, ये तो हमारे हो गए टाइप्स। ओके, अब हम बात करते हैं एटियोलॉजी, क्या कॉजेज़ हो सकते हैं हाइपरटेंशन के। नॉट एग्जैक्ट कॉज, हमें एग्जैक्ट कॉज नहीं पता, बट सम रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे कि हाई सॉल्ट इनटेक है, स्मोकिंग काफ़ी हम ज़्यादा कर रहे हैं, ओवर वेट है, टू मच अल्कोहल कंजप्शन हो रहा है, या फिर हम कह सकते हैं स्ट्रेस ले रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है हमारी लाइफ में, ओल्डर एज, या फिर जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, या फिर क्रोनिक किडनी डिसीज़ है, तो ऐसे कई सारे एटोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं। एड्रिनल थायराइड डिसऑर्डर हो गया। ओके, पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो कैसे ये डिसीज़ डेवलप होती है, यानी डिसीज़ नहीं कह सकते हैं, ये रिस्क फैक्टर कैसे डेवलप हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, तो इसके बारे में जानने के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।